हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 23 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 8, विषय सामाजिक विज्ञान, प्रकरण तो आज का प्रकरण है कृषि। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप इस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्यों में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखेंगे। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों को कृषि के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है छात्र विभिन्न फसलों को उगाने के तरीके तथा उन्हें बोने के समय को समझ सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र अलग अलग समय में होने वाले फसलों को वर्गीकृत कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। कहने का मतलब है पढ़ाने के क्रम में जिस भी विधि का प्रयोग करेंगे वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपर, चार्ट पेपर, संकेतक इत्यादि। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा खेती बाड़ी के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियाँ भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्रम संख्या में 1 लिखेंगे और छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, हम किस देश के निवासी हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे भारत।
तो यहाँ पर देखिए छात्र छात्र क्या उत्तर दिए, भारत। तो इस भारत शब्द से लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, तो क्रम संख्या में 2 लिखेंगे। दूसरा प्रश्न करते हैं, भारत देश की अधिकतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे गाँव में, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देते हैं कृषि। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा उत्तर नहीं दे पाते हैं और मौन रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपके कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे समझाएं बच्चों को। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम कृषि के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे भारतीय कृषि और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है। कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी आदि भी आते हैं। ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है कृषि योग्य या कृषिगत भूमि कहलाती है। इस समय देश में लगभग 281 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। सबसे पहला कृषि केंद्र पांडिचेरी में खोला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में कृषि की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उत्पादन कम होता था। तब सरकार ने इन समस्याओं को समाधान के लिए विभिन्न रूप से प्रयास किए। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे भारतीय कृषि और लिखेंगे पहला पॉइंट, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी आदि भी आते हैं। उसके बाद देखिए इस समय देश में लगभग 281 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हमारे देश में कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं 281 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, सबसे पहला कृषि केंद्र कहाँ खोला गया। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं पांडिचेरी में, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कृषि के प्रकार और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों में की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं निर्वाह कृषि क्या है। तो पहला निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि भी 2 प्रकार की होती है। पहला गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए किसान एक छोटे से भूखंड पर
साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। इसके बारे में देखिए छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। यह कृषि का सबसे प्राचीन तरीका है। इसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि एवं चलवासी पशुचारण सम्मिलित हैं। ठीक है, अब देखिए स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यह वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू, कसावा, रतालू जैसी फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए चलवासी पशुचारण क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद कराते हैं। अब दूसरा देखिए वाणिज्यिक कृषि। पहला क्या था, निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है, देखिए यह कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है, देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। दूसरा है मिश्रित कृषि। इसके बारे में क्या बताते हैं, देखिए भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलों उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। और तीसरा है रोपण कृषि। इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए इस प्रकार की कृषि में चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और सैंपट कार्य पर या चार्ट पेपर के माध्यम से कृषि के प्रकार को वर्गीकृत कर बच्चों को समझा सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में 2 प्रकार के होते हैं। पहला निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। तो देखिए निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। पहला गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत भी 2 प्रकार की होती है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि भी 3 प्रकार की होती है। पहला वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि और तीसरा रोपण कृषि। ठीक है, इस तरह आप सैंपट पर या चार्ट पेपर के माध्यम से डायग्राम बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, वाणिज्यिक कृषि कितने प्रकार की होती है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षा केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, कृषि क्या है? दूसरा प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? तीसरा प्रश्न करते हैं, रोपण कृषि क्या है? उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि
बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और उन्हें पढ़ने के बाद क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, कृषि किसे कहते हैं? कृषि के प्रकारों को वर्गीकृत करें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।